न्यू नॉलेज कोचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो हिंदी की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में हमने हिंदी वर्णों को कंप्लीट कर लिया है और हिंदी शब्द हमारे चल रहे हैं। तो हिंदी शब्द जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें हम एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं आपको कि कितने कंप्लीट हो चुका है, कितना पार्ट अभी शब्दों का कंप्लीट हो चुका है और कहाँ पे अभी चल रहा है। तो हिंदी शब्दों की अगर बात करी जाए तो हिंदी शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, और एक होता है सार्थक। तो जो निरर्थक होते हैं इनका किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है। जब उनका कोई अर्थ ही नहीं होता तो उनका विभाजन करने की कोई बात ही नहीं होती है। फिर बात करते हैं सार्थक की। तो सार्थक हमने बताया था कि सार्थक को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा विकार के आधार पर। तो हमने शब्दों की इस श्रृंखला में रचना के आधार पर शब्दों को कंप्लीट कर लिया है। अर्थ के आधार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों में पिछली वीडियो में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर शब्द, और इसके अगली वीडियो में पढ़ेंगे विकार के आधार पर शब्द। तो ये हमारी बिल्कुल लाइन से श्रृंखला चलेगी। वर्ण कंप्लीट होंगे, शब्द कंप्लीट होंगे, शब्द के बाद वाक्य कंप्लीट होंगे, ठीक है। और पूरी व्याकरण कंप्लीट होने के बाद हम लोग साहित्य कंप्लीट करेंगे। यानी कि आपका एक छोटे से एग्जाम से लेकर के आपकी टीजीटी पीजी तक की सारी हिंदी यहाँ पर हम कंप्लीट कराने वाले हैं, है ना। तो आप हिंदी से जुड़ी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आप सारे नोट्स यहाँ से आप अपने कंप्लीट बना सकते हो, है ना। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहा करें। तो हमने 2 शब्द, जो सार्थक शब्द के 4 प्रकार होते हैं, उन 4 शब्दों में से 2 प्रकार हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और तीसरा प्रकार यानी कि अर्थ के आधार पर आज शब्दों को हमें स्टार्ट करना है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर यदि हम शब्दों को देखें तो अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के शब्द होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये 6 प्रकार के शब्द कौन कौन से होते हैं। पहला जो इसमें शब्द होता है वो होता है एकार्थी, ठीक है। एकार्थी शब्दों के बारे में आपने सुना होगा। दूसरा शब्द होता है अनेकार्थी, ठीक है। अर्थ के आधार पर अगर हम शब्दों की बात करें तो पहला शब्द एकार्थी है, दूसरा शब्द अनेकार्थी है, तीसरे शब्द की अगर बात करें तो ये है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। चौथे शब्द की बात करें तो इसमें आपके पर्यायवाची आ जाएंगे। 5वें नंबर पर आपका आता है विलोम शब्द, ठीक है। 6ठे नंबर पे अगर हम देखें तो इसमें आ जाएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये हमारे 6 प्रकार हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो हमें जब हम अर्थ के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे तो हमें ये 6 प्रकार पढ़ने पड़ेंगे: एकार्थी, अनेकार्थी, समश्रुति भिन्नार्थी, पर्यायवाची, विलोम और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो हम इनका एक ऊपरी परिचय दे देते हैं। अधिकतर यहाँ तक कि आप सभी लोगों ने इनको पढ़ा होगा, खासकर पर्यायवाची, विलोम शब्द तो और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये तो सबने पढ़े होंगे, ठीक है। और बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या आती है किसमें? एकार्थी, अनेकार्थी और समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों में। इन शब्दों में ज़्यादा समस्या आती है ना, क्योंकि ये कम पढ़ने को मिलते हैं। और पर्यायवाची, विलोम वाक्य के लिए एक शब्द, ये तो हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं, है ना। लेकिन ये शब्द भी हमें कॉम्पिटिशन के लेवल पर पढ़ना पड़ता है। अभी तक जो हमने एकेडमिक एजुकेशन ली है उसमें शायद ये 3 चीज़ आपको ज़्यादा मिली हो, ये कम देखने को मिला हो, है ना, या फिर देखने को मिला ही ना हो। तो जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमें इन शब्दों को भी सीखना पड़ेगा। तो अब देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपना आएगा वो आता है अपना एकार्थी शब्द, ठीक है। तो यहाँ शुरू करते हैं। पहला नंबर एकार्थी
शब्द। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द वे होते हैं जिसमें ये बहुत सारे शब्द वो होते हैं। तो बात अगर करें एकार्थी शब्दों की, तो एकार्थी शब्द वो होते हैं जिसमें शब्दों को देखने, सुनने और बोलने में अलग प्रतीत होता है। मतलब इसमें जो शब्द लिखे जाते हैं वो आपको, जैसे मान लीजिए 2 शब्द लिखे हैं या 3 शब्द लिखे हैं, तो उनका आपको ऐसा लगेगा देखने में, सुनने में या फिर लिखने में कि ये अलग अलग है, ठीक है। लेकिन वो लिखने में, बोलने में और देखने में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका क्या होगा, अर्थ एक ही होगा। उसको कहते हैं एकार्थी शब्द, है ना। यानी कि वो लिखने में उनका जो है कि उच्चारण भी अलग होगा, लिखने में भी अलग अलग आपको दिखाई देंगे, है ना। कि देखने में भी अलग अलग रहा है, बोलने में भी अलग है, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, एक शब्द होता है अगम। एक शब्द क्या होता है, अगम। अगम का अर्थ होता है जहां पहुंचा ना जा सके। अगम का अर्थ क्या होता है, जहां पहुंचा ना जा सके, ठीक है। इसी तरीके की एक और शब्द होता है दुर्गम। दुर्गम का अर्थ होता है जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंच, ठीक है। तो देखिए दोनों शब्द में अंतर है समझने में। यहाँ अगम लिखा है, यहाँ दुर्गम लिखा है, तो ये देखने में और बोलने में भी अलग लग रहा है, ठीक है, लिखने में भी अलग है, लेकिन इन दोनों का अर्थ एक ही है। अगम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचा ना जा सके, दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। इसी तरीके का एक और उदाहरण है, जैसे कि हम कह दें कन्या, ठीक है। तो कन्या का अर्थ होता है अविवाहित लड़की, ठीक है। कन्या का क्या अर्थ होता है, अविवाहित लड़की। तो अब बात करें जैसे लड़की, तो लड़की में विवाहित और अविवाहित दोनों आते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम कह दें पुत्री, तो पुत्री में अपनी पुत्री की बात करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये हमारी कन्या है, ये हमारी लड़की है, या हमारी पुत्री है, ठीक है। तो तीनों को देखो बोलने में अलग अलग है, उसका उच्चारण अलग है, सबका उच्चारण अलग है, लिखने में भी अलग है। तो ऐसे शब्द जो लिखने में, बोलने में अलग अलग हों लेकिन उनका अर्थ एक हो, उनको कहते हैं एकार्थी शब्द। अब बात करते हैं अनेकार्थी शब्द की। अनेकार्थी शब्द, तो अब बात करते हैं अनेकार्थी शब्द की। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जो सुनने और देखने में तो एक से लगते हैं, सुनने और देखने में एक से लगते हैं, लिखने में भी एक से लगेंगे, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, जो देखने और सुनने में अलग अलग लगते हैं, लिखने में एक जैसे लगेंगे, ठीक है। सारे शब्द जो भी लिखे होंगे अनेकार्थी में एक जैसे लगेंगे देखने में, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जबकि एकार्थी में क्या था, सारे शब्द अलग अलग लगते थे देखने में, उनका अर्थ एक होता था। इसमें शब्द एक जैसे लगेंगे और अर्थ अलग अलग होगा। जैसे कि हम बात करें अरुण, अरुण का मतलब लाल भी होता है, ठीक है, और अरुण का मतलब सूर्य भी होता है। अरुण का मतलब लाल भी होता है, सूर्य भी होता है, ठीक। और जैसे बात करें हम कनक, कनक का मतलब सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। ज्येष्ठ यानी कि जेठ, है ना। तो ज्येष्ठ का मतलब एक महीना भी होता है, ठीक है। और पति का बड़ा भाई भी होता है, पति का बड़ा भाई भी होता है, ठीक है।
एक और उदाहरण है इसका, जैसे आम। आम एक फल भी है और इसका एक अर्थ होता है साधारण। इसका एक अर्थ क्या होता है? साधारण। कहते हैं अरे वो तो आम आदमी है, यानी कि साधारण आदमी है। ठीक है, एक आम होता है फल। यानी कि अरुण लिखा होगा, दो जगह अरुण आपको लिखा है, जैसे कोई भी दो लाइन लिखी है, दोनों जगह अरुण लिखा है, तो जरूरी नहीं कि दोनों का मतलब एक, अलग अलग मतलब हो सकता है। एक अरुण का मतलब लाल है, एक अरुण का मतलब सूर्य है, एक कनक का मतलब सोना है, एक कनक का मतलब धतूरा है, एक ज्येष्ठ का मतलब महीना, एक ज्येष्ठ का मतलब भर्ती का बड़ा भाई, एक आम का मतलब फल, एक आम का मतलब साधारण। इसके कुछ और उदाहरण है, वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि रहीवन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, तो ये जो उदाहरण लिखा हुआ है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पानी का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर पानी का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर पानी का प्रयोग हुआ है, तीन जगह पानी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तीन अलग अलग स्थितियों में। एक मोती के लिए हुआ है, एक मनुष्य के लिए हुआ है, एक चूने के यानी कि आटा के लिए हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों जगह पानी पानी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तीनों के अर्थ अलग हैं। एक मोती के लिए मोती पानी में होता है, मनुष्य यानी कि पानी, पानी मतलब इज्जत से बात करी है ना। मनुष्य कहते हैं ना कि पानीदार आदमी है, मतलब इज्जतदार आदमी है। तो मानुष यानी कि मनुष्य बिना इज्जत के बेकार है, मोती बिना पानी के बेकार है, बिना पानी के मोती की कोई वैल्यू नहीं है, बिना पानी के मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है ना। तो एक पानी के द्वारा उसकी इज्जत, मतलब ये भी ऐसा भी कह सकते इज्जतदार मनुष्य, और बिना पानी के वो जिंदा भी नहीं रह सकता है ना, तो उसके जीवन के लिए भी जरूरी। फिर यहाँ पर चून यानी कि आटा, आटा बिना पानी के बेकार है ना। तो यहाँ पर पानी के 3 बार प्रयोग हुआ है और तीनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। फिर अगला जो प्रकार है हमारा वो है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। फिर तीसरा है अपना समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। इसमें क्या होता है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में, ये शब्द आपको बोलने में एक जैसे लगेंगे, समश्रुति भिन्नार्थक। ठीक है, बोलने में और सुनने में एक जैसे लगेंगे। श्रुति मतलब सुनना। ये शब्द बोलने में सुनने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनकी वर्तनी में थोड़ा सा अंतर होता है। इनकी वर्तनी में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होता है और उस वर्तनी के कारण इनका अर्थ बदल जाता है। तो बोलने सुनने में एक जैसे लगेंगे, वर्तनी में थोड़ा सा अंतर होगा और इनका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, अनल, अनल का मतलब होता है आग, और एक होता है अनिल, अनिल का मतलब होता है वायु। ठीक है, तो अनिल और अनल इनकी श्रुति यानी कि सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, बोलने में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इनकी वर्तनी में जो अंतर है, देखिए सुनने बोलने में क्या है एक जैसा लग रहा है, वर्तनी में थोड़ा सा अंतर है, उसके कारण का अर्थ बदल जाता है। एक का अर्थ आग है और एक का अर्थ वायु है। इसके और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अन्य। ठीक है, और एक हो गया अन्न। तो अन्य का मतलब होता है दूसरा और अन्न का मतलब होता है अनाज। ठीक है, ठीक, एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं, अवधि। अवधि का मतलब होता है समय और एक होता है अवधि। अवधि का मतलब होता है एक भाषा है ये अवध की। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है अवधि और अवधि।
बोलने में कैसे हैं, एक जैसे लगेंगे, इनका उच्चारण एक तरीके का होता है, सुनने में भी एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनका वर्तनी जो होती है थोड़ी सी अलग होती है और इनका अर्थ भी अलग अलग होता है। तो ये हमने देखा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, बोलने में एक जैसे रहेंगे, अर्थ अलग होगा, बोलने में अलग रहेंगे, ठीक है, बोलने में एक जैसे रहेंगे और इनकी वर्तनी में थोड़ा सा अंतर रहेगा, अर्थ भी अलग रहेगा। बोलने में एक जैसे रहेंगे, वर्तनी में थोड़ा सा अंतर रहेगा, इनका अर्थ भी अलग होगा। ये होते हैं हमारे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। अब इसके आगे की बात करते हैं, जो हमारे शब्द हैं पर्यायवाची, विलोम और वाक्यांश के लिए एक शब्द। इनको आप वीडियो पुश करके लिखते जाओ, है ना, ताकि आपके नोट्स बनते हैं। नोट्स देके जो लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना, जिनने ये क्लासेस पहले नहीं देखी, इन शब्दों को नहीं पढ़ा है, तो रफ कॉपी लेकर के अपनी ज़रूर बैठें और उसका नोट्स तैयार करते जाएं, ताकि आप इसका रिवीजन करते जाओ। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। किसी चीज़ को आप देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा ज़रूरी एक है, जो आपने नोट्स इसका तैयार कर लिया, लिख लिया, तो आपने अपनी पढ़ाई का 10% काम पूरा कर लिया। जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं, आपने उसको नोट कर लिया कॉपी में, तो आपने 10% काम को पूरा कर लिया। अब 90% काम क्या है? 90% काम है उसका रिवीजन। 2, 4, 10 बार, 20 बार उसका कम से कम रिवीजन करो, है ना, कम से कम 10 से 15 बार, 20 बार रिवीजन कर डालो और एग्जाम के टाइम पे फिर 4-5 बार रिवीजन कर डालो। तो आज की डेट में कंपटीशन इतना टफ हो गया है, इतने हाई लेवल का हो गया है कि आपको 10 से 15 बार, 20 बार रिवीजन करना पड़ेगा, उस चीज़ को गहराई से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आखिरकार ये चीज़ है क्या, है ना, और फिर उसको तब जा कर के एग्ज़ाम में वो चीज़ आपको बनेगी। तो बात करते हैं पर्यायवाची की। तो पर्यायवाची हमें बताने की ज़रूरत है नहीं, सब लोग को पता है। फिर बात करते हैं विलोम शब्द की। तो विलोम शब्द भी आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, ये आप लोगों को सबको पता है पर्यायवाची विलोम क्या होता है। फिर बात करते हैं वाक्य के लिए एक शब्द। एक शब्द, ठीक है। इसके लिए कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं। वाक्य के लिए एक शब्द, इसमें ये होता है, एक बहुत बड़ा वाक्य होता है, उस वाक्य को हम एक छोटा सा शब्द कह करके पूरा कर देते हैं। एक छोटा सा शब्द कह के उसको क्या करते हैं? पूरा कर देते हैं। उस छोटे शब्द का भी वही मतलब होता है जो पूरे वाक्य का होता है। तो पूरे वाक्य के लिए एक शब्द बोल देते हैं, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द उसका आ जाएगा। तो इसको हम देखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दें, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, उसको कहेंगे हम लोग अग्रज। उसको क्या कहेंगे? अग्रज, ठीक है। तो हम चाहें तो इतना बड़ा वाक्य लिख दें, चाहे अग्रज लिख दें, मतलब वही निकलेगा। फिर जैसे एक और उदाहरण है, जो विधान के अनुसार हो, ठीक है, जो विधान के अनुसार हो, उसको बोलते हैं वैधानिक, ठीक है। जो विधान के अनुसार हो उसको क्या बोलेंगे? वैधानिक। और इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि हम कह दें, जैसे कि हम कह दें, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? कृतज्ञ, ठीक। फिर इसी में एक और होता है, उपकार को ना मानने वाला, ठीक है, उपकार को ना मानने वाला, इसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ। इसको क्या बोलेंगे? कृतज्ञ, ठीक। इसी तरीके के कुछ 1-2 उदाहरण हम आपको और बता देते हैं।
जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको बोलेंगे क्या? अद्वितीय। उसको क्या कहेंगे? अद्वितीय। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय बोलते हैं। फिर इसका एक और उदाहरण है, जिसकी उपमा ना की जा सके, जिसकी उपमा ना की जा सके उसको बोलेंगे अनुपम। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है अद्वितीय लिखा हुआ है, इसको सही कर देते हैं, अद्वितीय। ठीक है, तो या तो हम इतने बड़े वाक्य लिख दें या फिर इन शब्दों को लिख दें, अर्थ वही निकलेगा। जिसकी उपमा ना की जा सके अनुपम, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जो विधान के अनुसार हो वैधानिक, जो जन्म से जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द हैं। और इसमें जो ये शब्द हैं अपने, ये शब्द हैं पर्यायवाची और विलोमी, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, पर्यायवाची मतलब होता है एक ही शब्द के जैसे बहुत सारे शब्द, है ना। जैसे कमल है तो उसके और क्या क्या नाम होंगे, कमल को जैसे पंकज भी कह दो, है ना। तो एक किसी वस्तु के और कितने सारे नाम हैं, उसके सभी नामों को उसका पर्यायवाची कहा जाता है ना। जैसे शंकर जी हैं, शंकर जी के जटाधारी कह दो, नीलकंठ कह दो, तो ये क्या उनके पर्यायवाची हैं। तो एक ही व्यक्ति या वस्तु के कितने और नाम हैं, किस नामों से जाना जाता है, वो उसके पर्यायवाची हो गए। विलोम शब्द होता है जस्ट उसका विलोम, दिन का रात, है ना, धरती का आकाश, इस तरीके से बिल्कुल सरल होता है। बस इनके लिए हम आपको एक बुक बता देते हैं, उस बुक को आप लेकर पढ़ सकते हो। पर्यायवाची के लिए, विलोम के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इन तीनों के लिए जो सबसे बेस्ट किताब है वो आपको लेना है हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी की हिंदी व्याकरण की किताब ले लोगे, इसमें आपको पर्यायवाची, विलोम और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से उसमें दिया हुआ है। तो इनका जब आप प्रैक्टिस करो तो ये बुक्स ज़रूर ले लो, और फिर इसके बाद में कोई प्रैक्टिस सेट ले करके आप उन प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हो, है ना। तो वो प्रैक्टिस सेट आपको क्या करेगा, इसके आपको बता देगा कि आपका कितना तैयारी हो गई है। और तैयारी करने के लिए हरदेव बाहरी सबसे बेस्ट किताब है, इसको आप ले सकते हो। और जो बच्चे हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उत्सव पैलेस के सामने न्यू नॉलेज कोचिंग में हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, एसएससी जीडी, एसएससी पुलिस, लेखपाल, टीटी की और सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं। तो जो बच्चा चाहे तो एडमिशन यहाँ पर आकर के ले सकता है।